चलो, नमस्कार दोस्तों। आज हमारा हरियाणा पुलिस और सीईटी की 11वीं क्लास है। देखो, मैथ का टॉपिक हमारा वर्गमूल और घनमूल कंप्लीट हो गया था कल। आज हमारा नया टॉपिक है दशमलव भिन्न। मैथ का जो नया टॉपिक है डेसिमल फ्रैक्शन, दशमलव भिन्न। बेटा पूरा ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देख, सबसे पहले तो जैसे मान लो इस तरह के क्वेश्चन आए 3.792 गुणा 4.632 गुणा 5 पॉइंट, जैसे एक तो ये ध्यान रखना है, इस तरह के जितने भी मल्टीप्लाई होते हैं, इस तरह के जो भी गुणा करते हैं हम, अब जैसे इसका गुणा करेंगे तो बहुत समय लगेगा। क्या होता है कि दशमलव के आगे यदि 5 या 5 से बड़ा अंक होता है तो एक अंक बढ़ाया जाता है। जैसे मान लो यहां 3 रुपए 792 पैसे हैं, यदि दशमलव के आगे 5 आए या 5 से बड़ा अंक आए तो ये पूरा तुम्हें 4 लिखना है, एक अंक यहां बढ़ा देना है, गुणा 0.6, ये पूरा क्या हो गया 5, यहां 0.2 है तो ये 5 को एज इट इज रखना है। 5 पंजू 25 चौका 100, तो 100 के जो सबसे नजदीक होगा वही हमारा आंसर रहेगा। 99.6, 100.2, तो इसके नजदीक जो भी आंसर रहेगा वही हमारा आंसर रहेगा। एक इस तरह क्वेश्चन आए जैसे 3.4 गुणा 1.2 गुणा 2.9 गुणा 3.6 अपॉन 1.4 गुणा 4.2 गुणा 3.2 गुणा 4, जैसे ये क्वेश्चन आ गया। अब ये सोल्व एग्जाम में आ गया एग्जाम, तो केवल एक ही बात ध्यान रखनी है कि यदि पॉइंट के आगे, अब ये 3.4 है तो इसका मतलब है 3 रुपए 40 पैसे हो गए हैं। तो जब तक 50 पैसे नहीं होंगे, 1 रुपए, जैसे पहले नहीं था एसटीडी पे जाते थे तो 3 रुपए 40 पैसे हो गए तो 3 रुपए काम चल जाएगा। 3 रुपए 50 पैसे होते या उससे 3.60 3.70 तो 4 रुपए कर देते थे। तो वही बात यहाँ है इसमें कंपटीशन में, जब दशमलव के क्वेश्चन सोल्व करोगे 3.40 का मतलब है 3 ही रखो इसको, 1.20 का मतलब है 1 ही रखो इसको, 2.90 का मतलब 3 रखो इसको, 3.60 का मतलब 4 कर दो इसको, 1.40 का मतलब 1 ही रखो, 4.20 का मतलब 4 ही कर दो, 3.20 का मतलब 3 ही रखो और 4.30 का मतलब 4 ही रखो। बस ये काटते ही आंसर आ जाएगा। नरे समझ में आएगा ना बेटा? क्लियर? देख मेरी बात सुनो पहले तो। एक तो मेरे साथ साथ लिखो जल्दी जल्दी। 3 को 4 बार गुणा करोगे 81 आएगा, 3 को 5 बार गुणा करोगे 243 आएगा, 3 को 6 बार करोगे 729 आएगा, 4 को 4 बार करोगे 256 आएगा, 4 को 5 बार करोगे 1024 आएगा, 5 को 4 बार करोगे 625 आएगा, 5 को 5 बार करोगे 3125 आएगा, 5 को 6 बार गुणा करोगे 15625 आएगा, 6 को 4 बार करोगे 1296 आएगा, 7 को 4 बार करोगे 2401 आएगा, 8 को 4 बार करोगे 4096 आएगा, 9 को 4 बार करोगे 6561 आएगा और 10 को छोड़ो, 10 की तो 0 आएगी। लिखो ये शाबाश। जबरदस्त तैयारी कर दो। अब की बार हरियाणा पुलिस में कम से कम, जरा दिल्ली पुलिस में आया करता वहां से 5-6 बालक टेस्ट क्लियर करो, ऐसे थाने 5-6 तो कम से कम कर लो हरियाणा पुलिस में। हेलो इधर नहीं आजा। देखो जैसे मैं कहूं कि 0.3 गुणा 0.03 गुणा 0.003 गुणा 0.0003, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ गए। जैसे ये एग्जाम में तुम्हारे लेवल में, पुलिस के लेवल में, जिड्डी लेवल में इस तरह क्वेश्चन आते हैं। तो एक तो मोटी बात ये ध्यान रखनी है, जैसे मैं कहूंगी 25/10, तो एक ही बात ध्यान रखनी है, इसको काटना नहीं है। अगर नीचे 1 0 आओ, 2 0 आओ, 3 0, 4 0, 10 0, सिर्फ राइट हैंड की तरफ उतने अंक छोड़कर दशमलव लगाने हैं। 1 0 है तो 1 अंक छोड़कर दशमलव लगा दो बस सिर्फ। यदि नीचे 2 0 है तो 2 अंक छोड़कर दशमलव लगा दो। यदि 3 0 है, अब इसमें दशमलव लगाना है तो कैसे लगाएंगे? 3 0 है, 1 2 3 1।
मोटी बात यह है कि नीचे जब जीरो होती है ना, तो जब हम कई बार गलती करते हैं, देख 5 पंजू 25, 5 दूनी 10, फिर 5 में 2 का भाग देंगे, वही 2.5 आना है, तो क्यों उस काट के टाइम खराब करें। 25/100 आ गया, हम क्या करते हैं जल्दबाजी में, 25 चौका 100, फिर 1 में 4 का भाग देंगे, वही दशमलव। इसका मतलब नीचे जितनी जीरो है केवल दशमलव लगाना है, नीचे जीरो कभी नहीं काटनी है तुम्हें, हमेशा नीचे जितनी भी जीरो होती है उनमें केवल और केवल दशमलव लगाते हैं। तो वही बात यह है, देखिए इसको सिर्फ 1 सेकंड में आंसर निकालेंगे। इधर 1 अंक है, इधर 2 अंक है, 2 रे कितने हो गए 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 जीरो नीचे आ गई, और ऊपर 30 की 1 जीरो है, 1 जीरो का खत्म हो गई, कितनी जीरो बच गई 9। बगैर पेन चलाए 1 2 3 4 5, 3 को 5 बार गुणा करना है, 3 को 5 बार करेंगे 243, नीचे जीरो कितनी है ये बता दो 9, अंक कितने हैं हमारे पास 3, 4 5 6 7 8 9, ये हमारा आंसर आ गया। ये पूरा खोल के समझाऊं, वो नीचे जीरो जीरो लगाता रहूंगा, वही बात तो वही आनी। कौन है बेटा तनिक्स, कौन है समझ आ गया? तो इसको ऐसे सोल्व करा करो, टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। अब यार एक बात बताओ, ये 7 है, 7 तुम्हें 4 बार याद है, 2401 है। अब जैसे 0.7 गुणा 0.07 गुणा 0.007 गुणा में 70, जैसे अब ये क्वेश्चन आ गया, देखिए जल्दी करेंगे हम। 1 0 2 और 1 3 0, 3 और 3 6 0, 1 0 कट गई, 5 0 बच गई। 7 कितनी बार है ये 4 बार, हमें याद है 7 4 बार गुणा करेंगे तो 2401 आएगा। नीचे जीरो कितनी है, नीचे जीरो कितनी है 3 और 2 5 और 1 6, तो ये आंसर आ गया। समझ में आ गया? चलें आगे। एक पूर्ण वर्ग होता है, एक तो होता है a जमा b का वर्ग होता है, एक a माइनस b का वर्ग होता है। ये होता है a स्क्वायर जमा b स्क्वायर, और ये भी होता है a स्क्वायर जमा b स्क्वायर। यदि जमा है तो जमा 2ab होता है, और यदि माइनस है तो माइनस 2ab है। अब देख इस तरह का क्वेश्चन आता है आजकल एसएससी में, ऐसे क्वेश्चन आता है 11.88 गुणा 11.88 प्लस 0.2 गुणा 0.2 माइनस 2 गुणा 11. या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देंगे 11.88x, कैसे भी लिख देंगे वो, जैसे मैं ऐसे लिख दिया। तो इसमें x का मान बताना है, x का मान बताना है यदि यह पूर्ण वर्ग हो। अब एक बात बताओ, पूर्ण वर्ग कब होता है? जैसे ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, पूर्ण वर्ग जब होता है जब या तो a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab हो, या a की 2 जमा b की 2 माइनस 2ab हो। तो ये माइनस है तो इसका मतलब माइनस वाला तरीका लगेगा इसमें। ये तो हो गया a स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर। अब a स्क्वायर हो गया तुम्हारे पास b स्क्वायर हो गया। तो एक बात बताओ, माइनस 2ab होना चाहिए। ये तुम्हारे पास a है, ये b है। अब a स्क्वायर है, b स्क्वायर है, माइनस 2ab जब करोगे इसको माइनस 2ab बनाओगे, माइनस तो माइनस है ही, कोई बात नहीं, छोड़ दो इसको, 2ab बनाना है। ये 11.88 a है b है, नु बता दो। हमारे पास x का मान निकालना है, तो x की जगह एक तो क्या चाहिए हमारे पास, 2 चाहिए, 2 नहीं है, और एक b नहीं है। तो b क्या है तुम्हारे पास 0.2, तो x की वैल्यू आएगी 0.4। यदि यहां a दे रखा है तो 2 को b से गुणा करना है, यदि यहां b दे रखा है तो 2 को a से गुणा करना है। भाई a दे रखा है और चाहिए हमें 2ab, तो a तो दे ही रखा है, a दे रखा है, छोड़ दो a को। क्या के कोना पड़ना, एक तो b कोना और एक 2 कोना। तो b को मान कैसे 0.2 है, और 0.2 में जब 2 से गुणा करांगा आप तो 0.4 आ जाए। उतारो ये क्वेश्चन, ना समझाए तो ऐसा और समझा दूंगा। यदि a दिया गया है तो 2 को b से गुणा करना है, और यदि b दिया गया है तो a को 2 से गुणा करना है। कोई समझो बेटा? लिखो एक लाइन, जब पूर्ण वर्ग बनाना हो, जब पूर्ण वर्ग बनाना हो, जब भी क्वेश्चन में पूर्ण वर्ग की बात आए,
जब पूर्ण वर्ग बनाना हो तो यदि a दिया गया हो तो 2 को b से गुणा करना है, यदि a दिया गया हो तो 2 को b से गुणा करना है, और यदि b दिया गया है तो 2 को a से गुणा करना है। देख, एक बात ये छोटी सी ध्यान रखनी है कि एक तो होता है a की 3 जमा b की 3 होता है, ये होता है a जमा b और a की 2 जमा b की 2 और a b माइनस का आता है, और एक होता है a की 3 माइनस b की 3, ये होता है a माइनस b और a की 2 जमा b की 2 और a b है ये हमेशा प्लस का आता है। इसमें तो ये 2 फैक्टर होते हैं और इसमें ये 2 फैक्टर होते हैं। इसमें जमा वाले में तो यहां माइनस होता है और माइनस वाले में यहां जमा होता है। तो नॉर्मल सा तो मैंने बताया था तुम्हें सिंप्लीफिकेशन में, जैसे मैं कहूंगी 9 गुणा 9 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 प्लस 9 गुणा 9 प्लस 9 गुणा 5 जमा 5, ये तो मैंने नॉर्मल सा तो बताया था तुम्हें कि यदि ऊपर a 3 बार है और b भी 3 बार है तो तुम्हारा एक ही काम है, यदि माइनस है तो केवल a माइनस b करना है, क्योंकि ये जो नीचे वाला है ये सेकंड ब्रैकेट से, इसके 2 ब्रैकेट हैं, ये ब्रैकेट इससे इसको काट देगा, केवल ये बचेगा, a माइनस b बचेगा। a की जगह 9 रखना है, b की जगह 5, तो तुम्हें बगैर समय खराब करे इसका आंसर 4 ही आएगा। ये तो तुम्हें मैंने बता दिया था। बट इसमें पता है, इसमें थोड़ा सा दशमलव में जब क्वेश्चन आता है ना तो इस तरह क्वेश्चन आता है 2.3 की पावर 3 और माइनस 0.027 अपॉन 2.3 गुणा 2.3 जमा 2.3 गुणा 1.3 और प्लस 0.09, जैसे ये क्वेश्चन आएगा, ऐसे क्वेश्चन आएगा। तो वही सिंप्लीफिकेशन वाला तैयार ध्यान रखना है तुम्हें कि a 3 बार है तो ये b भी 3 बार ही है, पर b का मान क्या होगा कि ये 3 बार हो जाए। तो कैसे करके देखोगे भाई, किस संख्या को 3 बार गुणा करें कि 0.02 से, एक पॉइंट के आगे जब भी अंक बोलो ना तो एक एक अंक बोला करो कभी भी, 0.027 ऐसे बोला जाता है, 0.027 नहीं बोला जाता, वो गलत होता है बोलना। यदि 0.3 को हम 3 बार गुणा करते हैं तो ये करके देखो, इसके आगे क्या है, एक अंक है ना, तो इसके अपोन 10 आएगा, इसके अपोन भी क्या आएगा 10 आएगा, इसके अपोन भी क्या आएगा 10 आएगा। ऊपर तो आ गया 3 तिया 9 तिया 27 और नीचे आ गया 1000, 3 जीरो आ गई, 1 2 3, ये पॉइंट लग गया। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं 0.3 की पावर 3 लिख सकते हैं। बेटा समझ में आई कि ना बात? वही a 3 बार b 3 बार, तो माइनस है तो मैंने तुम्हें बताया था वही तरीका लगाओगे, a माइनस b करोगे, a की जगह क्या लिखोगे 2.3, b की जगह क्या लिखोगे 0.3, तो इसका जो आंसर आएगा वो 2 आएगा। भाई एक बात बताओ, 2.3 में से और 0.3 घटाओगे तो 2.0, यानी पैसे तो कुछ भी नहीं है, पॉइंट के आगे पैसे नहीं है तो इसका मतलब ये पूरा 2 हो गया। जब पैसे है ही नहीं तो लिखो चाहिए मत लिखो। पहले तो ये बताओ समझ में आई कि ना बात? अगर ऊपर a 3 बार है और b 3 बार है, माइनस है तो घटा दो, प्लस है तो जोड़ दो। ये देखो कि भाई किसका मान ये बनेगा, किसको 3 बार गुणा करे कि ये आएगा, वो अलग से करके देख लिया हमने, तुम भी ऐसे अलग करके देख लेना। उतारोगे कि मिटा दो? मिटा दो, ध्यान आ जाएगा है ना? अरे इतना तो इंटेलिजेंट सो रहा था मैं। सुनो, एक इस तरह क्वेश्चन आए, 0.6 का वर्ग जमा 0.7 का वर्ग जमा 0.8 का वर्ग, ठीक है। यहां जाए 0.06 का वर्ग 0.07 का वर्ग, लिखो ये क्वेश्चन मेरे साथ लिखो, ये राजस्थान पटवारी का एग्जाम था ना, उसमें आया था ये क्वेश्चन, ये लिखो। ठीक है बेटा, देख मेरी बात सुनो, मैं समझाई भी दुस्थान है और थारे समझ में बैठ जाएगी। यहां कितना अंक छोड़ रखा है? 1 अंक, और यहां कितना छोड़ दिया? 2 अंक।
यहां एक, यहां दो, यहां एक, यानी कि एक तो एक अंक सर, एक 2 अंक सी, यानी कि एक अंक ज्यादा है वो। तो एक अंक ज्यादा को मतलब से जब 10 को वर्ग करोगा, एक को वर्ग 1 और 0 में वर्ग करोगा तो डबल आ जाएगा। तो ए क्वेश्चन ने बगैर समय खराब करे था 100 आंसर करना। यदि नीचे उरे एक अंक से उरे 2 अंक छोड़ दे, ऐसे छोड़ दे, ऐसे छोड़ दे, तो कितना फालतू होएगा? 2 अंक फालतू होएगा। 2 अंक फालतू होएगा तो 1 को वर्ग 1 और 2 जीरो की आएगी 4 जीरो, तो हमारा आंसर आओगे 10,000। लिखो यह बात पहला तो, यदि नीचे नोट करके लिखो, यदि नीचे एक अंक अधिक पर दशमलव दिया गया हो, यदि नीचे एक अंक अधिक पर दशमलव दिया गया हो तो उसका 100 आंसर होता है, तो उसका 100 आंसर होता है। यदि नीचे एक अंक अधिक पर दशमलव दिया गया हो तो 100 आंसर होता है, और यदि 2 अंक अधिक पर दशमलव हो तो 10,000 आंसर होता है। दो अंक अधिक पर दशमलव हो तो 10,000 आंसर होता है। तो 10,000 आंसर होता है। अब सुनो बेटा कैसे ऐसे हो, ये ऐसे होता है कि 0.6 है, इसको तो हम ए मान लेते हैं, 0.7 को बी मान लेते हैं, 0.8 को हम सी मान लेते हैं। अब एक बात बताओ, यहां 0.6 है, यहां 0.06 है, तो 0.06 को मान के जाएगा, या बताओ ये योकर्स कुछ में देखो क्लियर, ये b बटा 10, ये c बटा 10। तो ये तो हो गया हमारे पास a स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर, और ये हो गया c स्क्वायर, और ये इसको देखो a बटा 10 करोगे तो a स्क्वायर बटा 100 कर कुछ में देखो, ये स्क्वायर है, इसका मान a बटा 10 है, तो 1 स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर, और 10 की जब स्क्वायर करेंगे तो 100। क्लियर? तो इसका वही हो जाएगा b स्क्वायर बटा 100, और इसका हो जाएगा c स्क्वायर बटा 100, और ये 100 जो लघुत्तम है ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा लघुत्तम, और ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 100। ठीक है, तो ये ध्यान रख लो, यदि एक अंक अधिक पर हो तो बगैर समय खराब करे सीधा 100 आंसर होता है। 2 अंक पर हो तो यानी कि 2 जीरो, 2 अंक का मतलब 2 जीरो, और 2 जीरो का मतलब एक का वर्ग कितना हो गया? 1, 2 जीरो को कितनी हो गई? 4 जीरो, 10,000 आंसर। मान लीजिए 3 अंक अधिक पर आ जाए, देखो 3 अंक ज्यादा पर आ जाए, तो 1 का वर्ग 1 और 3 जीरो को कितनी जीरो हो जाएंगी? 6 जीरो, तो इसका आंसर आ जाएगा 10 लाख। वैसे 3 अंक अधिक कभी ना हो, या तो 2 अंक आएंगे या 1 अंक अधिक आओ, 1 आता है 100, 2 आते हैं 10,000। चलें आगे। एक तो जमा और घटा में थाने एक ही बात ध्यान रखनी है कि मैं कहूं कि 0.3, 1.73, 43.27, 169.7 और 700 जैसे ये आ गए, इनको जोड़ो, जैसे एग्जाम में जोड़ना आ गया। तो जमा और घटा में जब भी जोड़ना है ना तुम्हें, तो दशमलव के नीचे ही दशमलव लगाना है, हमेशा ध्यान रखना है। जब भी जोड़ करे घटा करे तो अब इनको जोड़ोगे ना सभी, 1 2 3 4 5 संख्या होगी, तो ऐसे जोड़ना है 0.3, 1 पॉइंट, यानी कि ये इधर वाला तो रुपए होता है, उधर वाले पैसे होते हैं। 43 रुपए पूरे लिखो और 27 पैसे हो गए, 169 रुपए हो गए और 7 पैसे हो गए। ये 7 इधर ही लिखना है, इधर नहीं करना, इधर ही लिखना है 7 पैसे। और ये हो गए भाई 7667 रुपए हो गए और 5 पैसे हो गए। अब ये बता दो जोड़ दोगे, जोड़ के दिखाऊं? जोड़ दोगे ना? तो जब भी जोड़ना हो तो ऐसे जोड़ना है, दशमलव के नीचे ही दशमलव, इधर वाले रुपए होते हैं, उधर वाले पैसे होते हैं। अब जो क्वेश्चन बच गया सबसे इंपॉर्टेंट इस टॉपिक में, 3147 भाग में 1.57 बराबर 1400। तो हमें ये तो दे रखा है, हमें मान निकालना है, इसका मान निकालना है, ये मान निकालना है। एक दे रखा है, एक मान निकालना है। सिर्फ 1 मिनट में समझ में आना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन जब इसका
दिल्ली में पोस्टमैन का एग्जाम आया था, 4-6 एग्जाम आया था, 3 स्टेप में आया था, कैसे आया था, तो उनमें हर एग्जाम में 2 क्वेश्चन था ऐसा, और लगभग एसएससी में तो ऐसा क्वेश्चन आना ही आना है। सुनो, जो मान दे रखे उसे पहले तो उन्हें सोल्व करो, केवल दशमलव हटाओ, उसे कुछ नहीं करना, मैं ऐ नहीं कर रहा, उसे नहीं भूल जाओ, ऐ नहीं देखो 41.47 भाग में 1.57, इसको ऐसे कर देते हैं कि यहां कर देते हैं, यहां कर देते हैं। अब इसका मान 1400 दे रखे है। एक बात बताओ, भाग का मतलब कौन होता है, इसकी कितनी जीरो नीचे आएंगी, 1, इसकी, तो ये एक बात बता दो, ये सही है गलत है, केवल यो मान में दशमलव हटाए जो दे रखे हो, दिस वैल्यू इज गिवन, दी हुई है ये वैल्यू, हमें मान इसकी निकालना है 3.147 अपॉन 15.7, इसका मान निकालना है। इसकी कितनी जीरो आएंगी नीचे, और इसकी, तो ये बता दो मेरे को, ये बात गलत है कि सही है, सही है, केवल दोनों का दशमलव हटाया, मैंने कुछ नहीं किया। अब ये 1400 मान पुट करने के लिए मुझको इसको है ना इस रूप में डालना है, यानी कि ऊपर एक जीरो आनी भी चाहिए और नीचे जीरो है भी नहीं, तो तुम्हें या तो ऊपर नीचे 1000 से गुणा करना पड़ेगा या ऊपर नीचे 100 से करना पड़ेगा, ताकि हम इसको इस रूप में बना सके। इस रूप में बनाने के लिए यदि मैं ऊपर नीचे 1000 से गुणा करता हूं तो ये बताओ 2 जीरो तो हो गई कैंसिल, ऊपर कितनी जीरो आ गई ये बता दो भाई, ये सेम बन गया कि नहीं, देख लो, बन गया। इसकी जगह मान मैंने लिख दिया 1400 और नीचे जीरो कितनी है, 3 जीरो, तो नो बताओ 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो है तो 1 अंक छोड़कर दशमलव लगाएंगे, ये हमारा आंसर रहेगा। तो ऐसा क्वेश्चन ऐसे सोल्व करना है। कई बार तो माने 100 से गुण करना पड़ेगा, कई बार 1000 से, कई बार 10 से। यो देख लो कि मानो ऊपर जीरो लाने से नीचे जीरो लाने से कैसे गुण करा हम कि जो रूप बन जाएगा। नेक्स्ट सुनो, मैं यहां चेंज करूँ, यहां मैं यो चेंज करूँ। अब देखो तुम खुद बताओगे, मैं कुछ ना करूं। ये तो हमने दशमलव हटा दिया, इसका मान निकालना है 3.147 अपॉन 1.57, इसका निकालना है। कह रहा है बीमारी से कोई, देखो इसकी कितनी जीरो आएंगी नीचे, 3, इसकी कितनी जाएंगी 2, 1 जीरो आएगी भाई। क्या करूं बताओ कि ऊपर 1 जीरो आ जाए, नीचे कैंसिल हो जाए। ऊपर तो 1 जीरो आए और नीचे कैंसिल हो जाए, तो इसका मतलब 100 से गुणा करेंगे। इसकी जीरो कैंसिल, ऊपर 1 जीरो आ गई, इसका मान आ गया 1400 और नीचे जीरो कितने आ गई 2, तो इसका आंसर 14 जाए। पहले बताओ ईमानदारी से समझ में आए, फिर क्वेश्चन लिखो। आ गया, या तो 100 से करेंगे या 1000 से करेंगे या 10 से करेंगे। एक सिर्फ पहले तो दशमलव हटा लो, जो पहला मान दे रखे उसे उन रूप में दूसरा मान न बनाने के लिए कभी 100 से करांगा, कभी 1000 से करांगा, कभी 10 से करांगा। ठीक, सबसे पहले आप लोग टॉपिक लिखो। सेकंड जो टॉपिक है वो लिखो वर्ण। लिखो शाबाश। एक तो ऐसे लिखो, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हमारी वर्णमाला में 44 वर्ण है। हमारी वर्णमाला में 44 वर्ण हैं।
अच्छा, एक यही एक बात और याद रखो कि जब भी पूछे कि कुल वर्णों की संख्या कितनी है तो तुम्हें 56 बतानी है। लिख लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुल वर्णों की संख्या कितनी है तो तुम्हें 56 बतानी है। कुल वर्णों की संख्या 56 होती है। हमारी हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण होते हैं। हमारी हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण होते हैं, और ये जो 44 वर्ण होते हैं ये तुम्हें याद रखने हैं कि 44 वर्ण कौन से होते हैं, जिसमें 11 तो स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। 44 वर्ण होते हैं हिंदी वर्णमाला में। 44 वर्ण होते हैं, 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। यदि पूछा जाए स्वर के कितने उपभेद होते हैं तो तुम्हें स्वर के 3 उपभेद बताने हैं। और स्वर के 3 उपभेद कौन से बताने हैं? एक तो बताना है तुम्हें ह्रस्व स्वर, एक बताना है तुम्हें दीर्घ स्वर, और एक बताना है तुम्हें प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। यदि व्यंजन पूछे व्यंजन के कितने उपभेद होते हैं तो भी तुम्हें 3 बताने हैं। सबसे पहले शपर्श व्यंजन बताना है, उसके बाद तुम्हें अंतस्थ व्यंजन बताना है, और उसके बाद तुम्हें उष्म व्यंजन बताना है। व्यंजनों के भी 3 भेद होते हैं और स्वरों के भी 3 भेद होते हैं। टोटल 44 वर्ण होते हैं, जिन्हें हम 2 भागों में बांटते हैं, स्वर और व्यंजन। देखो, जो ह्रस्व स्वर होते हैं बेटा, उसको एक तो मूल स्वर कहते हैं, और दीर्घ स्वर जो होते हैं इनको संधि स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? संधि स्वर कौन से होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं। दीर्घ का मतलब बड़ा। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। देख सुनो, परिभाषा तुम्हें एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा। ह्रस्व स्वर वे होते हैं जिनको बोलने में सबसे कम समय लगता है। तुम्हें सिर्फ ये पूछेंगे कि मूल स्वर संख्या में कितने होते हैं, तो तुम्हें 4 बताने हैं। एक तो ए, ई, उ और री, ये 4 मूल स्वर होते हैं। ए, ई, उ और री, ये 4 मूल स्वर होते हैं। ए, ई, उ और री, ये मूल स्वर होते हैं। संधि स्वर पूछेंगे तो तुम्हें 7 बताने हैं। जो बच गए ना वो आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई और आऊ, ये जो 7 बच गए ये संधि स्वर होते हैं। संधि स्वर संख्या में कितने होते हैं तो तुम्हें बताने हैं 7 होते हैं। संधि स्वर संख्या में कितने होते हैं तो तुम्हें 7 स्वर बताने हैं। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ। अच्छा, ये जो है ना प्लुत स्वर होते हैं, देखो इनकी परिभाषा भी वैसे ध्यान रह जाए तो बताता हूं। जिनको बोलने में सबसे कम समय लगे, जिनको बोलने में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगे, जिनको बोलने में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगे, जैसे हे राम, जैसे ओम, ये इस तरह के जो होते हैं ये प्लुत स्वर होते हैं। स्पर्श जो व्यंजन होते हैं, जिनको बोलने में हमारा जो हमारी जीभ है, जो हमारा श्रवण तंत्र है, वह भिन्न भिन्न भागों को स्पर्श करता है। इनकी संख्या पूछेंगे तुमसे 25 बतानी है। कै से लेकर मैं तक 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। कै ख गै गई है, च छ जय जई है, ट ठ डै डैण, त थ दै दैन और प फ बै भै मैं, 25 होते हैं। अंतस्थ होते हैं जो बीच के मध्यवर्ती होते हैं, ये होते हैं य, रे, ल, व। अंतस्थ संख्या में 4 होते हैं। उसमें तुम्हारा जो लेवल है उसमें ऐसे पूछेंगे पहले कौन सा स आएगा, उसमें 4 होते हैं। जिनको बोलते हैं तो जो जब गर्म वायु मुख से बाहर निकलती है वे उस व्यंजन होते हैं। स सबसे पहले ये स आता है, स सलगम, स षटकोण और फिर स स्कूल। उस व्यंजन होते हैं जिनको बोलते हैं तो जब हमारे मुख से गर्म वायु बाहर निकलती है, श है। तो अब तुम्हारा जो जिड्डी लेवल है ना, उसमें केवल इसमें से क्वेश्चन पूछेगा तो ये पूछेगा
कि उस व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। पहले कौन सा स आएगा, चारों ऑप्शन मिलेंगे तुम्हें, तो वो स बताना है। इसमें पूछेंगे कि संधि स्वर कितने होते हैं, तो 7 होते हैं। मूल स्वर कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। तुम्हारा जो लेवल है वो यही है, इसमें परिभाषा लिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा। उसके बाद एक होता है अयोगवा। अयोगवा, अयोगवा क्या होता है कि इसमें स्वरों में ऐसे औ तक आ गया, तो अयोगवा वर्ण कौन से होते हैं, तो तुम्हें बताना है। एक तो अंग होता है और एक ए होता है। निम्न में से अयोगवा वर्ण कौन से हैं, तो ऑप्शन में अंग और ए मिलेगा। ये एक बिंदी होती है, इसको तो अनुस्वार बोलते हैं। देखो, एक तो होता है अनुस्वार, एक होता है अनुनासिक। अनुनासिक ये चंद्र बिंदु होता है, अनुनासिक का जो सिंबल होता है वो ये होता है, और अनुस्वार की ये बिंदी होती है। तो एक होता है अनुस्वार और ये होते हैं विसर्ग। तो यदि कई बार बड़े लेवल में पूछते हैं अयोगवा कौन से होते हैं, तो ऑप्शन में ये ना देख करके ये दे देते हैं, ये दे देते हैं। तो ये अनुस्वार होता है, ये विसर्ग होता है। अंग और ए ये अयोगवा होते हैं। अयोगवा की परिभाषा ये होती है कि वे वर्ण जो स्वर भी नहीं होते और व्यंजन भी नहीं होते, उनको एक नया नाम दे दिया अयोगवा। जो नए स्वर होते हैं और नए ही व्यंजन होते हैं, उनको एक नया नाम दे दिया अयोगवा। उनको एक नया नाम दे दिया, वो होता है अयोगवा। स्वरों के साथ प्रयुक्त होने के कारण इन्हें व्यंजन नहीं कह सकते, और स्वतंत्र न होने के कारण इन्हें स्वर नहीं कह सकते, इसलिए इनको एक नया नाम दे दिया अयोगवा। और अयोगवा होते हैं अनुस्वार और विसर्ग। क्लियर। देख, अगर इतनों भी काम नहीं करोगा ना, तो फिर तैयारी की आस मत करियो। थाना दिल्ली हिंदी 5 मिनट पढ़ाऊं सो, लेकिन वह तो थाने पढ़नी ही पड़ेगी। रीजनिंग का हमारा आज नया टॉपिक है। कक्षा क्रम हमारा कंप्लीट हो गया था। आज का टॉपिक लिखो हमारा कैलेंडर। रीजनिंग में 2 टॉपिक हो गए अपने। टॉपिक तो 4-5 हो गए, लेकिन वो छोटे छोटे हो गए। कोडिंग डिकोडिंग हो गया, कक्षा कर्म हो गया, और संख्यात्मक मान हो गया, और एक वो हो गया कूट भाषा भी हो गया। आज का जो चौथा 5वां टॉपिक हमारा कैलेंडर है। पूरा ध्यान दोगे, काम थोड़ा थोड़ा करेंगे, लेकिन है ना वो डेली करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। देखो, एक तो होता है साधारण वर्ष, और एक होता है लीप वर्ष। तो साधारण और लीप वर्ष में तो एक तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, वे लिखो, जीके में भी काम आएंगी, जीके रिलेटेड बातें हैं। ऐसे लिखो, हमारा कैलेंडर 1957 में प्रस्तुत हुआ। आधुनिक जो कैलेंडर है वो 1957 में प्रस्तुत किया गया। आधुनिक जो कैलेंडर है वो 1957 में प्रस्तुत किया गया। और किसने इसका अनुमोदन किया? ग्रोगरी 12 ने। आधुनिक कैलेंडर ग्रोगरी 12 ने 1957 में प्रस्तुत किया। देखो, साधारण जो वर्ष होता है ना, उसमें साधारण वर्ष का जो प्रथम दिन होता है वो तुम्हें 22 मार्च बताना है। और यदि लीप वर्ष है तो लीप वर्ष का जो प्रथम दिन होता है वो 21 मार्च होता है। जो कैलेंडर प्रस्तुत किया गया था उसमें जो साधारण वर्ष होता है उसका प्रथम दिन 22 मार्च होता है, और लीप वर्ष का जो प्रथम दिन है वह 21 मार्च होता है। ठीक है। प्रथम जो महीना है ना वो चैत्र होता है, चैत का महीना होता है। जो चैत का प्रथम महीना होता है, प्रथम महीना का जो प्रथम दिन है वो 22 मार्च होता है। हमारा जो अंग्रेजी कैलेंडर है इसमें 22 मार्च से शुरू होता है। हिंदी जो कैलेंडर है उसमें चैत्र महीने से शुरू होता है। चैत, ज्येष्ठ, साढ़, श्रावण, भाद्रपद, आशोज, कार्तिक, मंगशिर, पोह, माह, फागण, फिर चैत आ जाता है, जनवरी फरवरी की तरह से। तो एक तो ये बताओ कि शक संवत कब प्रारंभ हुआ था? अरे किमी याद विषय ना ही 78 ईस्वी में। विक्रमी संवत कब प्रारंभ हुआ था? विक्रमी संवत में 57 भी बोलते हैं और 58 ईस्वी पूर्व बोलते हैं।
उसके बाद एक है मोहम्मद पैगंबर ने चलाया था हिजरी संवत, ये 622 ईस्वी पूर्व। तो मैं एक बात बताऊं स्थाने, एक क्वेश्चन जो जीके का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बताऊं सु, एक गुप्त संवत और है, चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था गुप्त संवत। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं तुम्हें, 319 320 ईस्वी में। तो एक बात बताता हूं मैं, एक बात बताता हूं कि जब भी तुम्हें पूछे कि आज कौन सा संवत है, आज की तारीख में, जैसे जिस दिन एग्जाम देने जाओ उस दिन पूछे भाई आज कौन सा संवत है, तो आज जैसे 2021 चल रही है, ठीक है, आज साल है 2021 की हमारी। तो विक्रमी संवत को छोड़ करके कोई भी संवत पूछे तुम्हें तो आज के साल में सिर्फ घटाना है। और यदि विक्रमी संवत पूछे आज कौन सा विक्रमी संवत, ऐसे पूछेंगे एग्जाम में, तो सिर्फ तुम्हें 57 या 58 जोड़ना है। इसमें ऑप्शन में 57 जोड़ रखा है तो वो ऑप्शन आंसर है, 58 जोड़ रखा है तो वो आंसर है। ऐसे लिख लो, विक्रमी संवत बनाने के लिए आज की साल में जोड़ा जाता है, विक्रमी संवत बनाने के लिए आज की साल में जोड़ा जाता है, विक्रमी संवत बनाने के लिए आज की साल में जोड़ा जाता है, और बाकी सभी में घटाया जाता है, बाकी सभी में घटाया जाता है। बाकी सभी में घटाया जाता है। अगर आज पूछे आज कौन सा शक संवत है जो कनिष्क ने चलाया था, आज कौन सा शक संवत है, तो तुम्हें 2021 में से 78 घटाना है और तुम्हारा जो आंसर होगा वो 1943 होगा। बेटा समझ में आएगी ना, बताओ बात समझ में आ गई? आज की साल में घटाएंगे और यदि विक्रमी संवत पूछेंगे तो जोड़ेंगे। अब कम टू द पॉइंट, एक और क्वेश्चन आता है कि जैसे खैर वो हिस्ट्री टाइप का क्वेश्चन है कि शून्य की खोज किसने की। एक तो पूछेंगे शून्य की खोज, एक पूछेंगे शून्य का प्रतिपादन किसने किया, वो एक ही बात है दोनों। तो हमेशा तुम्हें आंसर देना है नागार्जुन। शून्य की खोज हमेशा नागार्जुन बतानी है। यदि तुम्हें दशमलव की खोज किसने की, या कहेंगे भाई पाई का मान किसने निकाला, पाई का मान किसने निकाला, तो तुम्हें हमें बताना है आर्यभट्ट ने। शून्य की दशमलव की खोज आर्यभट्ट ने की थी और जो शून्य की खोज की थी वो नागार्जुन ने की थी। ये छोटी छोटी बातें हैं ना, वहां गलत हो जाते हैं और ये 1-2 नंबर से मेरिट में रह जाते हैं। हम खूब तैयारी करते हैं लेकिन छोटी छोटी बातें हैं नहीं, जो बीच बीच में बताऊं ये लिखता रहा करो ताकि गलती आने का चांस खत्म हो जाए। एक बार HCS का पेपर था, उसमें पूछा गया था कि जो अरबी थे, ठीक है, जो अरबी थे, अरबियों ने अंकीय व्यवस्था कहां से सीखी। तो ये लाइन भी लिख लो, अरबियों ने अंकीय व्यवस्था आर्यभट्ट से सीखी, क्योंकि अंकीय जो व्यवस्था थी वो आर्यभट्ट ने शुरू की थी। तो अरबियों ने अंकीय व्यवस्था कहां से सीखी, तो तुम्हें ध्यान रखना है अरबियों ने अंकीय जो व्यवस्था है वह भारतीयों से सीखी। ऑप्शन में आर्यभट्ट ना हो तो भारतीयों से सीखी। भारतीयों की किससे सीखी, आर्यभट्ट से सीखी। आर्यभट्ट कौन था, अरबियों ने अंकीय जो व्यवस्था है वह भारतीयों से सीखी और भारतीयों में किससे, आर्यभट्ट से सीखी। और आर्यभट्ट कौन था, चंद्रगुप्त जो द्वितीय था, जो विक्रमादित्य था, उसका संरक्षक था, वो गणितज्ञ था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट के नाम पे एक वो उपग्रह भी छोड़ा गया है। कब छोड़ा था वो बेटा, लिखवाए तो कल मैंने, 19 अप्रैल 1975। ये बेटा ये याद कौन करो थमे ना, अगर जाएगा। अब इधर आओ, देखो अब कम टू द पॉइंट, अपना टॉपिक पाओ। ये तो मैंने वैसे एक्स्ट्रा बातें बताई थी। साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, ठीक है। इसमें पूरे 52 सप्ताह होते हैं और एक दिन अधिक होता है। और इसमें पूरे 52 सप्ताह होते हैं लेकिन अधिक दिन कितने होते हैं, 2 दिन अधिक होते हैं। अब मैंने एक बात बता दो कि यो एक दिन कौन सा बढ़ जाए से 28 फरवरी को। अब एक बात बताओ, 1991, 92, 93 और 94,
95 और 96, 92 में तो है ना, तो 93, 94, 95 और 96। अब एक बात बताओ, इसमें लीप वर्ष कौन सा है? 96, क्योंकि इसमें 4 का भाग जाता है, और 4 का नियम होता है केवल इकाई और दहाई में 4 का भाग जाना चाहिए, पूरे में मत दिया करो, सिर्फ साल में दे दिया करो। तो ये यहां से और यहां एक दिन बढ़ जाता है, तो हमेशा ये 2 वर्षों में जो अंतर आओ से ना, यो 0.2384 को अंतर आओ से, ऐसे लिख लो, ऐसे लिखो, 2 साधारण वर्षों में जो अंतर होता है वो 0.2384 का अंतर होता है। यानी कि इसको जब 4 से गुणा करोगे ना तो लगभग एक दिन बढ़ जाएगा ये। इसको जब गुणा करोगे 4 से तो वो 28 फरवरी वाला एक दिन बढ़ जाएगा। हर जो साल बढ़े है वो 0.2384 इतना दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाए। इतना दिन जैसे ऐसी राशि यो बढ़ गो, फिर बढ़ गो, फिर बढ़ गो, फिर बढ़ गो, तो ये पूरा एक दिन बढ़ जाए सर। वो एक दिन कौन सा बढ़ा है? वो 29 फरवरी जाए। ठीक है, बाकी इतनी गहरी बात तो बहुत बड़ा लेवल पर पूछी सी, हम तो सिर्फ एक बात यह ध्यान रखो कि एक साधारण वर्ष है और एक लीप वर्ष है। तो ऐसे लिखो, एक साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन हमेशा बराबर होता है। एक साधारण वर्ष का प्रथम और अंतिम दिन हमेशा बराबर होता है। हर चीज में सीरियस लेकर तैयारी करोगा। ये मत देखो ये हमें आता है ये नहीं आता है, सिर्फ मानस सिलेबस करने से, और वो दिल्ली हरियाणा पुलिस का टेस्ट तक पूरा कंप्लीट करने से। एक साधारण वर्ष का प्रथम और अंतिम दिन हमेशा बराबर होता है। मोटी बात यह है कि यदि 1 जनवरी और 1965 एक साधारण वर्ष है, 1 जनवरी 1965 को यदि सोमवार हो तो कन्फर्म 31 दिसंबर 1965 को भी सोमवार ही होगा। ये कन्फर्म है। एक साधारण वर्ष का प्रथम और अंतिम दिन बराबर होता है, ये कन्फर्म होता है। ठीक है, एक लीप वर्ष का जो प्रथम दिन, ऐसे लिखो, एक लीप वर्ष का अंतिम दिन जो होता है वो प्रथम दिन से एक अधिक होता है। एक लीप वर्ष का जो अंतिम दिन होता है वह प्रथम दिन से एक अधिक होता है। एक लीप वर्ष का जो अंतिम दिन होता है वह प्रथम दिन से एक अधिक होता है। फिर सुनो, मेरी बात सुनो कि साधारण वर्ष को तो जो पहला दिन रस है और लास्ट दिन रस है वो हमेशा बराबर रस है। और लीप वर्ष जैसे सोशल लीप वर्ष है तो पहला दिन सोमवार है तो लास्ट दिन हमेशा मंगलवार मिला हुआ। पहले तो यह बताओ, यह क्लियर है कि ना बात? चले आगे। एक बात बताओ, 31 दिसंबर के बाद क्या आएगा? 1 जनवरी। और साल 65 है तो कौन सी हो जाएगी? ये क्या बार हो गया? अरे ये बार तो सोमवार है तो ये क्या हो गया? ये 1 साल के अंतराल में, 1 साल के गैप में केवल एक दिन बढ़ता है। यहां मैं कहूं कि 1 जनवरी 1965 को ये क्या बार हो गया? ये मंगलवार है तो ये क्या बार हो गया? ये 1 साल के गैप में 2 दिन बढ़ते हैं। तो इसमें ये लिखो नोट करके कि 1 वर्ष के अंतराल में, स्पेशल नोट करके लिखो ये लाइन, 1 वर्ष के अंतराल में, 1 वर्ष के अंतराल में यदि 28 फरवरी आती है तो 1 दिन बढ़ता है। यदि 28 फरवरी आती है तो 1 दिन बढ़ता है। और यदि 29 फरवरी आती है तो 2 दिन बढ़ते हैं। उनतीस फरवरी आती है तो 2 दिन बढ़ते हैं। 28 फरवरी आती है तो 1 दिन बढ़ता है। और यदि 29 फरवरी आती है तो 2 दिन बढ़ते हैं। देख समझियो है सवाल में, सिर्फ रटनू नहीं सर बिल्कुल भी, ये मिटा दे। सुनो, मैं कहूं कि 5 मार्च
यदि 15 को मंगलवार है, समझोगा सिर्फ रटो नहींगा, तो 5 मार्च 2016 को क्या वार होगा? समझोगा रटो नहींगा क्वेश्चन, सिर्फ यह देखने से ये पूरे 1 साल को अंतर बना दिया मैंने। इसमें यह देखना है कि फरवरी लीप की आएगी या साधारण की आएगी। भाई एक बात बताओ, 2015 में तो मार्च से स्टार्ट है ये, मार्च के बाद जो फरवरी आएगी 16 की आएगी कि 15 की आएगी? भाई मार्च के बाद जो दिसंबर जनवरी फरवरी आओगी वो 16 की आओगी। तो यदि लीप वर्ष की फरवरी है तो 2 दिन बढ़ाना स्थान है, यदि यह फरवरी साधारण वर्ष की है तो 1 दिन बढ़ाना। यहां 2016 लीप वर्ष है इसलिए 2 दिन बढ़ाए के जो थारो आंसर अगो वो बृहस्पतिवार है। सिर्फ एक ही बात बताई है और कुछ नहीं बतायो कि यदि यह साल का अंतराल में फरवरी साधारण वर्ष की है तो केवल 1 दिन बढ़ाओगा, यदि फरवरी लीप वर्ष की है तो 2 दिन बढ़ाओगा। यदि डेट चेंज कर दी सी 25 को पूछनी सी तो यो 5 लिख के साइड में 25 लिखना स्थान है, यो पूरे 1 साल को अंतर बनाना से। हर 7 दिन बाद वही बार आओस है, हर 7 दिन पहले वही बार आओस है। 5 ने यदि बृहस्पतिवार तुमने निकाल दिया तो 5 और 7 12 को भी वही होगा, 12 और 7 19 का भी वही होगा, 19 और 7 26 का भी वही होगा, तो ये बुधवार आ जाएगा। वो देखो अपना निकालने का तरीका है। मोटी बात यह है कि अंतर 1 साल को बनाए गए, अंतर 1 साल को बनाए गए, या तो आगे चलांगा तो 7 जोड़ता चलांगा, पीछे चलांगा तो 7 घटाता चला। छोटी सी बात है ऐसे। अब जैसे मान लो मैं यहां कहूं कि अब देखो मैं कह दूं कि 8 फरवरी 2016 को मंगलवार है तो 27 फरवरी 2017 को क्या वार। अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया, अब देखिए इसको तुम अपने हिसाब से कैसे निकालते हो। मैं तो इसको ये सही मानता हूं कि यहां तो 8 लिखो और निकालना 27 का है, ठीक है। अब ये 1 साल का अंतर हो गया। अब ये बता दो ये जो फरवरी आएगी वो 16 की आएगी कि 17 की आएगी? तेरे सिर आएगी 17, तो 8 का ही निकालना है सिर्फ, भाई सिर्फ 8 का ही तो निकालना है। तो एक बात बताओ यार, फरवरी जो आएगी 8 फरवरी है, ये लीप वर्ष है, ये बताओ लीप वर्ष में फरवरी लीप वर्ष की एक साधारण की, ये बता दो तो 2 दिन बढ़ा दो, बृहस्पतिवार आएगा। भाई इसमें नहीं आएगी 28 फरवरी ना 29 फरवरी नहीं आएगी, 2016 में आएगी ना, तो 2 दिन बढ़ा दो। उसके बाद 8 के बाद 27 तक आने में कितना समय लगेगा? 8 7 15 7 22 7 29, क्यों समय ना लगे यार। मोटी बात यह है कि इस साल के अंतराल में लीप वर्ष की यदि 29 फरवरी आती है तो 2 दिन बढ़ाने हैं, यदि साधारण वर्ष की फरवरी आती है तो 1 दिन बढ़ाना है, बस उल्टी सी बात है। हाँ ये आगे ये सारी बात आई। फिलहाल जो अपना टॉपिक सब वो यूज है कि जब 1 साल को अंतराल है तो माने ए कंडीशन में करना से। अब सारी बात बताऊंगा, साल में 20 साल को भी अंतर ले आऊंगा, 100 साल को भी ले आऊंगा, 50 सारी बात आएंगी। वो तो टॉपिक चाहे शुरू करो साहब। ये क्वेश्चन समझ में आएगा ना बताओ, एक क्वेश्चन निकालो जल्दी से। यदि गणतंत्र दिवस 2000 को बुधवार है तो गणतंत्र दिवस 2004 को क्या वार होगा? जल्दी बताओ सब। पंकज का नाम से अभी क्वेश्चन निकालता है। गणतंत्र दिवस 2000 को यदि बुधवार हो तो गणतंत्र दिवस 2004 को क्या वार होगा? बेटा एक बात बताओ, देख सोचो, गणतंत्र दिवस कब होता है? 26 जनवरी, ये 2000 को बुधवार है। अब एक बात बताओ, 2001 को बृहस्पतिवार, 2002 को शुक्रवार, 2003 को शनिवार और 2004 को ना रविवार। पता है 2004 चूंकि अच्छा ये आ गई ना, 2000 में आ गई ना,
ये बृहस्पतिवार नहीं आएगा, ये शुक्रवार आएगा, ये शनिवार आएगा और ये रविवार आएगा, ये सोम आएगा। बिल्कुल करेक्ट है। पता है 2004 है ना, 2004 सुनो 2004 है ना, इसमें जनवरी का ही बताना है, इसमें फरवरी आएगी नहीं, इसमें 29 फरवरी नहीं आएगी और वो 2000 में आएगी, फरवरी आएगी 29 फरवरी, इसलिए 2 दिन बढ़ा दिया हमने। अब एक बात तो पहले गौर से सुनो, मेरी बात अभी बता दूँ कि जैसे एक दिन की अपनी छुट्टी रस है, एक दिन जानू वैसे। अब कल जैसे मैं छुट्टी पे छोड़, फिर अब रुक लिखो भारतीय पीसीआई का अध्यक्ष, पीसीआई का अध्यक्ष लिखो भारतीय पैरालंपिक समिति, पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष लिखो दीपा मलिक। वर्तमान में भारतीय पैरालंपिक समिति का जो अध्यक्ष है वह है दीपा मलिक। इनको लिखो, इनको 2019 में राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया था। इनको 2019 में राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया था। ऐसे लिखो अमेरिकी पत्रिका, नेक्स्ट अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स, अमेरिकी जो पत्रिका है फोर्ब्स द्वारा जारी 100 सबसे अमीर व्यक्तियों में मुकेश अंबानी 13वें स्थान पर है। बदलते रहते हैं। अब लिखो केंद्रीय, मैं फिलहाल करंट की सारी बात बता रहा हूं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष ये चुने गए हैं मनोज आहूजा। फिलहाल जो वर्तमान में हैं ये हैं मनोज आहूजा। इस बोर्ड की स्थापना लिखो 3 नवंबर 1962 में हुई थी। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 3 नवंबर 1962 में। इसका मुख्यालय लिखो नई दिल्ली में। ऐसे लिखो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई लिखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई। इसके जो वर्तमान में नए निदेशक बनाए गए हैं तरुण बजाज को। आरबीआई का जो निदेशक बनाया गया है अभी वर्तमान में वो बनाया गया है तरुण बजाज को। तरुण बजाज को इसका निदेशक बनाया गया है। इसकी स्थापना लिखो, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935। इसका जो आरबीआई का गवर्नर लिखो शक्तिकांत दास। जो वर्तमान में इसका जो गवर्नर है वो लिखो शक्तिकांत दास। इसमें लिखो इसका कार्यालय प्रारंभ में कलकत्ता में स्थापित किया गया था।
कलकत्ता में स्थापित किया गया था और 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में इसका कार्यालय है। 1937 में मुंबई में इसका कार्यालय है। कार्यालय में ही गवर्नर बैठते हैं, ये सभी को पता ही है। और बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था ना 1949 में हुआ था। बैंकों का जब भी राष्ट्रीयकरण पूछें कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, कितने बैंकों का हुआ था, तो 14 बैंकों का हुआ था। 1949 में राष्ट्रीयकरण के बाद इस पर सरकार का पूर्णतः स्वामित्व है, सरकार के अधीन है ये आरबीआई। इसकी स्थापना लिखो, इसकी जो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में हुई थी, वो किस कमीशन के तहत हुई थी, लिखो हिल्टन यंग। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हिल्टन यंग कमीशन के आधार पर हुई थी, 1935 में हुई थी। हिल्टन यंग कमीशन के आधार पर इसकी स्थापना हुई थी।